चलिए जान लेते हैं शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। बिकवाली लगातार एफआईएस की कैश मार्केट में जो है हावी होती हुई हम देख रहे हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 4,471 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईएस की तरफ से 4,318 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वही वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,555 करोड़ की खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 2,753 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली की है। हालांकि कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए ये तमाम संकेत तो आपके सामने हमने रखे, ग्लोबल मार्केट सेटअप भी हमने जाना, लेकिन इन संकेतों को देखते हुए जब आज सोमवार को नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे, ध्यान रखिए एक ट्रंकेटेड वीक भी है, तो ऐसे में भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी। देखिए रेलिग्रेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा। अजीत गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आज के लिए शुरुआत कैसी होती हुई दिख रहे हैं आप, क्योंकि विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत हैं फिलहाल। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, जिस तरीके से लास्ट वीक रहा जहां पे कि 4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हमने देखा, मतलब 16,400 के लेवल के नीचे हमने मार्केट को जाते हुए देखा। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो एक रिकवरी आई थी, कहीं ना कहीं उसने एक होप दिया कि एक रीबाउंड शायद एक्सटेंड हो। बट ग्लोबल मार्केट की तरफ से इंडिकेशंस अभी भी मिक्स्ड ही आ रहे हैं। तो अभी का सिनेरियो यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का बायस हो सकता है हमारी मार्केट में, और एक नई एक्सपायरी की शुरुआत हुई है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक हेल्पफुल फैक्टर हो सकता है, बिकॉज लास्ट मंथ की एक्सपायरी ओवर हो चुकी है और एक नए महीने की शुरुआत है, तो शायद वो एक कंफर्टिंग फैक्टर हो। बट एट द सेम टाइम इंडिकेशंस क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से नेगेटिव है, तो अपसाइड पे कितना हम रुक पाते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से जब तक 16,850 17,000 का जोन, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आज के सेशन के लिए। अब इनफैक्ट एक दो दिन के लिए, जब तक कि हम 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तक ये कहना कि नेगेटिविटी डिसॉल्व हो गई है, वो थोड़ा जल्दी होगा। नीचे पे आपको 16,200 16,450 ये 2 क्रिटिकल लेवल इंडेक्स पे आज के लिए रहेंगे। बैंकिंग इंडेक्स भी देखिए यहाँ पे भी एक रिकवरी बाउंड देखने को मिला था, बट क्या ये एक्सटेंड होगा? 37,500 का जोन है, वो बहुत मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए एक्सटेंड करना। और नीचे पे 35,200 35,750 ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होंगे फॉर द बैंकिंग इंडेक्स। अजीत, लेकिन आज के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आप क्या बनाकर चल रहे हैं, आपकी तरफ से कोई पिक्स? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में रीबाउंड आया है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव टोन के साथ जरूर खुलेगा। बट डिफेंसिव नेम या फिर जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है डिस्पाइट नेगेटिविटी। और शॉर्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, कंसिडरिंग कि जो डिक्लाइन आया है कुछ स्टॉक्स पे, वहां पर रिकवरी जब तक थोड़ा एक रीबाउंड नहीं आता है तब तक शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो एक बार को आप लॉन्ग साइड के लिए जो डिफेंसिव नेम है उनको आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है बायोकॉन का आता है फ्रॉम दी फार्मा स्पेस। काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे जब तक 380 ये लेवल होल्ड कर रहे हैं तब तक आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं 625 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा इस GNFC का होगा, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन हुआ है। हाल फिलहाल में कोई मेजर डाउन टिक भी देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग गेन के साथ बंद हुआ है विद वॉल्यूम्स। तो ये स्टॉक आपको 524 के स्टॉप लॉस के साथ 584 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग के लिए दे सकते हैं। ओके अजीत, शुक्रिया आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो क्लियरली 2 कॉल्स यहाँ पर अजीत की तरफ से हमारे पास आती हुई दिख रही है, साथ ही इंडेक्स पर भी उन्होंने अपना नजरिया हमें बताया है। बायकॉन और GNFC दोनों पर खरीदारी के मौके बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए 5 पैसा की तरफ से हमारे पास जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं वो आपको बता दें। 2 कॉल्स हैं मेरे पास और इसमें 5 पैसा भी GNFC पर बुलिश है। DLF जहां पर हमने करीब 9% की तेजी के साथ शुक्रवार को क्लोजिंग देखी थी, आज भी तेजी के पूरे अनुमान यहां पर नजर आ रहे हैं। 380 के टारगेट्स को मानकर चलें, 336 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही GNFC हमने करीब 7-8% तक की बढ़त फ्राइडे सेशन में देखी है, आज ये तेजी कायम रहेगी। 590 के टारगेट्स को मानकर चले, 527
57 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली अजीत की तरफ से कॉल्स और साथ ही 5 पैसा की तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके पास। लेकिन शुक्रवार से लेकर अब तक का, क्योंकि हमने देखा शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद भी कई सारी ऐसी खबरें आती हुई दिखी जो आपके लिए जानना जरूरी है। शनिवार और रविवार के इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी सारे के सारे आपके लिए जानना जरूरी हैं। तो चलिए एक बार खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं ये सब कुछ बताने के लिए। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले बात करूंगा बाइकॉन का। यहाँ पे एक एक्विजिशन आई है बाइकॉन की तरफ से। उनकी जो बाइकॉन बायोलॉजिक्स आर्म है उन्होंने एक्वायर किया है वियाट्रिस की बायोसिमिलर एसेट्स। अगर उसकी डील वैल्यू देखें तो बड़ी ज़्यादा डील वैल्यू है, लगभग $3.34 बिलियन कैश और स्टॉक दोनों के डील वैल्यू देखा गया है। और अगर इसकी जो अगले साल की जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस आर्म की लगभग $1 बिलियन है, लगभग आपके ले सकते हैं 7 से लेकर 8,000 करोड़ के बीच का अनुमान है। और ये जो टारगेट होने वाली है मार्केट, ये आपके यूएस और नॉर्थ यूरोपियन मार्केट्स के लिए जो है ये टारगेट रहने वाला है। भारतीय एयरटेल भी रहेगा फोकस में, हालांकि इंटायर टेलीकॉम पैक रहेगा फोकस में। यहाँ पे लगभग 4.7% जो स्टेक है वोडाफोन पीएलसी में खरीदने वाले हैं इंडस टावर्स से। और यहाँ पे जो इंडस टावर्स का स्टेक है वो बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट 46.4% पे। अब वोडाफोन आइडिया भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है एक बोर्ड मीट है आपके 3 मार्च को, जहाँ पे फंड रेजिंग की बात की जाएगी। और ये मोस्ट लाइकली जो फंड रेज होगी वोडाफोन पीएलसी जो उनके फॉरेन पेरेंट है वहाँ से आने वाली है। और ये जो डिप्लॉयमेंट होने वाली है ये ऑलमोस्ट 7.1% स्टेक जो है इंडस इन टावर्स में होने वाली है। अब देखा जाए तो ये सारे जो पेमेंट होने वाले हैं, ऑफकोर्स जो रिसीवेबल्स हैं वो आपके इंडस टावर्स को पे करने के लिए किए जाएंगे वोडाफोन आइडिया के द्वारा। और ये फंड्स को कैपेक्स और ग्रोथ इन दोनों के ऊपर जो है रखा जाएगा। रेन इंडस्ट्रीज के भी नंबर आए थे चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2021 के। हालांकि रेवेन्यूज 53% अप थे, लेकिन ओवरऑल मिले जुले नंबर्स थे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस है उसके कारण जो है कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में आई है और लगभग 97 करोड़ का लॉस देखा गया है। अर्कॉन इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनको एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर मिली है ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए और इसका जो अमाउंट है लगभग 1780 करोड़ का है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्डर आया, लगभग 40 मंथ्स का ड्यूरेशन वाला ऑर्डर है। इसके अलावा एनएमडीसी, गोदावरी पावर, जेएसपीएल, टाटा लॉन्ग, ये सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपके ग्लोबल प्राइसेस हो रहे हैं, जो चेंजेस देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ आपके जो रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच, उसके कारण जो है पैलेट का डिमांड बढ़ने वाला है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन के सबसे 3rd लार्जेस्ट प्लेयर उन्होंने फोर्स मेजर क्लॉज लगा दिया है। तो एक टाइप से एक इम्पॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में भी फोकस रहेगा। यहाँ पे हालांकि हमें पता है कि एक्विजिशन हो रही है रिलायंस का, लेकिन जो लॉन्ग स्टॉर्म डेट है उसका एक्विजिशन का बढ़ा के अब 30 सितंबर कर दिया गया है। और फ्यूचर रिटेल स्ट्रैटेजिकली अब ऑनलाइन डिलीवरीज पे जो है ज़्यादा फोकस करने वाला और थोड़ी स्केल डाउन भी होने वाली है। और देखा जाए तो रिलायंस जो है लगभग 200 स्टोर जो है फ्यूचर ग्रुप से जो लेने वाला है, उसके साथ साथ 30,000 वर्कर्स भी अपने में अब्जॉर्ब करने वाला है। और उसके बाद अदानी पावर रहेगा फोकस में। ऑलरेडी जो है गुजरात में उन्होंने एक डिस्कॉम का जो है जो क्या आप कहते हैं कि एग्रीमेंट जीता है एक केस। और अब जो है राजस्थान में भी एक डिस्कॉम में जो है यहाँ पे उनको एक रिकवरी में जो है कंपनी को एक और रिकवरीज मिलेगी। लगभग 3050 करोड़ का रिकवरी राजस्थान डिस्कॉम से मिलेगा केस सॉल्व होने के बाद। तो इसके अलावा आखिर में बात करूंगा डील्स के ऊपर, जहाँ पे एडवांस्ड एंजाइम टेक फोकस में है। यहाँ पे जो वॉरबर्ग पिंकस करके जो पी इन्वेस्टर है उन्होंने लगभग 13 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 1.1% स्टेक है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो स्टेक है कंपनी में ऑलमोस्ट 4.74% से बढ़ के 5.84% हो गई है। तो बहुत सारे खबर आ रहे हैं, एक्विजिशंस आ रहे हैं, फंड रेजिंग आ रहे हैं। तो जो अभी स्टॉक स्पेसिफिक जो है और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो दिखा इस वीकेंड में। ओके शरद, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा इस वीकेंड में देखने को मिला। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद भी ढेर सारी खबरें आती हुई दिखी। सारी की सारी खबरें शरद ने हमें बताई और अनुमान है कि इन खबर के चलते एक स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट्स का रुख करते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बताने के लिए कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपकी राय जानना चाहूंगी। सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर हम देख रहे हैं सोने चांदी की चाल रिएक्ट जरूर कर रही है रशिया यूक्रेन टेंशंस के बीच। इनफैक्ट कुछ हद तक एक स्लिपेज देखने को मिला। ट्रिगर्स कई सारे हैं बुलियन मार्केट के लिए। आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली आज बुलियन फोकस में रहेगा। उसका एक और रीजन है कि रशिया ने प्लेस किया है कि उसके जो सेंट्रल बैंकर्स है वो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ग्लोबली
सैंक्शन लग रहे हैं या ग्लोबली स्विफ्ट पे सैंक्शन लगे, ये सारे जो सैंक्शन है ऑन द रशियन सेंट्रल बैंक एंड रशियन बैंक, तो वो क्या करेंगे कि वो अपना जो भी पैसा है या अपने जो भी रिजर्व है उसको सडनली गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा मॉर्निंग में ही न्यूज आया। तो इस हिसाब से गोल्ड के लिए काफी एक ब्लॉकबस्टर न्यूज कह सकते हैं। आगे जाके अगर ये वार्तालाप जो होने वाला है यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन, उसमें और यूएन का जो अभी सेशन होने वाला है, ये दोनों के ऊपर फोकस में रहेगा। बट लग रहा है कि ये इवेंट के बावजूद भी क्योंकि सैंक्शन शायद शॉर्ट टर्म के लिए हटे नहीं, अगर ये संधि भी हो जाती है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी निकल के आते हैं, मेरे हिसाब से ये जो सारे न्यूज है वो गोल्ड के प्राइसेस को आगे शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गोल्ड में बाई करना चाहिए। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,300 करीब क्लोज हुआ था। अगर गैप अप होता है तो भी आप 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक इजीली बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 51,400 तक के लेवल्स आपको गोल्ड के अप्रैल वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो क्लियरली गोल्ड आज फोकस में रहेगा और यहाँ पर खरीदारी के ही मौके ढूंढे जाने चाहिए। करीब 50,010 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 51,400 51,400 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चल सकते हो। नेचुरल गैस में भी खरीदारी के मौके यहाँ पर। इनफैक्ट रवि, आपकी राय एनर्जी पैक पर क्या होगी, क्योंकि कच्चे तेल में भी हम उबाल देख रहे हैं। उबाल फिर से अब बढ़ता हुआ करीब $103 तक के पहुंचता हुआ ब्रेंट क्रूड जो है दिख चुका है। नेचुरल गैस में भी हम तेजी देख रहे हैं, क्या लगता है? जो अभी तक मार्केट को थोड़ा फियर नहीं था कि रशिया के ऊपर कोई हार्ड सैंक्शन नहीं लगे, तो एनर्जी पैक में शायद इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर जो यूक्रेन के रिसोर्सेज कोलैप्स हुए, यूक्रेन में काफी गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज जो रशिया है उन्होंने वहां पे तबाह की है, तो इस हिसाब से भी लग रहा है कि इसकी एक डिमांड रहेगी। सेकंड की जो नेचुरल गैस एंड क्रूड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 से 6% की गिरावट थी, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा था। अब जो रशियन बैंक्स पे सैंक्शन लगे हैं, काफी सैंक्शन ग्लोबली सारी मेजर इकोनॉमिस्ट ने लगाए, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली क्रूड के एंड नेचुरल गैस के उसके व्यापार है उस पर आ सकता है। ये डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट सैंक्शन जो लगे वो एनर्जी पे ही लगे, क्योंकि अगर आज कोई रशियन बैंक को पेमेंट करना है या लेना है, अगर उसके ऊपर ही सैंक्शन है तो कोई उसके साथ व्यापार करेगा नहीं, तो एक इनडायरेक्ट सैंक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छे गैप अप ओपनिंग दोनों कमोडिटीज में हो सकते हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड के दिख रहा है वो 6% की तेजी के साथ एक बड़ा गैप अप दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से बाद में आपके पास नेचुरल गैस में एक अच्छा मौका बनना चाहिए। 336 के करीब क्लोज हुआ था लास्ट, आप इसको बाय करें। 355 के टारगेट है एंड 330 का एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है। मैंने जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिए ये गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन के साथ ही दिए, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन होगा। तो नेचुरल गैस में खरीदारी का कॉल है। ओके, तो क्लियरली नेचुरल गैस में भी खरीदारी के मौके। 355 के टारगेट्स को मानकर चल रहे हैं, 329 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। रवि, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रेटजीज हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो तय है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे ये दाम, ये समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार के पास। सौमित, बताएं क्या रिसर्च लेकर आए हैं आप? अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस अभी $102 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर चल रहे हैं, और अगर इसके बावजूद भी हमें रिटेल फ्यूल प्राइसेस जैसे कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 4 नवंबर जब एक्साइज ड्यूटी में कट हुआ था तब से लेके अब तक पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है। पेट्रोल में हल्की सी चेंज देखने को मिली है क्योंकि दिल्ली में जो वैट के रेट्स थे उसमें एक कट देखने को मिला था, बट उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डीजल प्राइसेस अभी भी सेम है। और इस सेम टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस करीब 27% से इंक्रीज हुए हैं। अब इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और डेली बेसिस में चेंज होनी चाहिए, बट इसके बावजूद भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पहले देखने मिलता था। तो अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये नो चेंज इन रिटेल फ्यूल प्राइसेस, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है जो हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बार बार कह रही है कि वो कंज्यूमर्स को ये ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस में, और इसलिए हमें कोई चेंज पिछले नवंबर से लेकर अब तक कुछ चेंजेस देखने नहीं मिला है। और दूसरा कारण ये हो सकता है जो इलेक्शन सीजन चल रहा है। पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कभी जनरल इलेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस होता है, ऐसे टाइम पे क्रूड के प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइसेस फ्रीज किए जाते हैं और कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिलते हैं। तो ये एक मेन कारण हो सकता है कि जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है आज के टाइम पे, उसी कारण कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं फ्यूल प्राइसेस में। अब ये फ्यूल प्राइसेस कब से चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो जो लास्ट वोटिंग डे है जो कि मार्च
7 है तब से शायद रिटेल फ्यूल प्राइसेस चेंज हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड तब खत्म हो जाएगा और पास्ट जो हमने इंस्टेंसेस देखे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तब से कोई हाइक आ सकती है रिटेल फ्यूल प्राइसेस में। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है इसमें करीब 12 to 15% का हमें इंक्रीज देखने मिल सकता है। अगर $102 प्रति बैरल के लेवल पे क्रूड के अगर हम अंदाजे से देखते हैं तो क्रूड पेट्रोल और डीजल प्राइसेस करीब 12 से 15 रुपए से इंक्रीज हो सकते हैं इलेक्शन सीजन के बाद। अब ये चेंज जो है वो या तो वन शॉट में हो सकता है या तो फेजेस में हो सकता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कैसे चेंजेस होते हैं। और अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा फोर्थ क्वार्टर में। ओके सौमित, शुक्रिया। इनफैक्ट सबसे बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शंस आते हुए दिखेंगे लोगों के मन में यही सवाल है, इलेक्शन खत्म होते होते पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पर होंगे। तो अच्छी रिसर्च यहाँ पर सौमित की तरफ से। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं जान लेते हैं ख्याति से। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताएं। सबसे पहले तो देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज़ ने सोना कॉमस्टार पे अंडर परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य का है 590 रुपीज़ का। कंपनी अब एक हिडन जेम नहीं रहा और कंपनी का FY23 से 24 का एक्सपेक्टेड EPS भी 11 से 13% से कम है कंसेंसस के बराबर। फिर मैक्वारी ने अंबुजा सीमेंट पे अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 414 रुपये का। नियर टर्म में मार्जिन्स में थोड़ी कमी दिख सकती है और Q2 में लेकिन कीमतों के बढ़ने पर मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। फिर देखते हैं CLSA ने LNT पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य का है 2340 का। रिस्क रिवॉर्ड कंपनी का काफ़ी अच्छा और ग्रीन पोर्टफोलियो भी कंपनी को देगा फायदा। फिर देखते हैं HDFC बैंक पे खरीदारी की राय रखा है CLSA ने। लक्ष्य का है 2025 का। अगले 3 से 4 साल में कमर्शियल और रूरल सेगमेंट में 20% CAGR ग्रोथ से कंपनी में तेज़ी दिख सकती है और SME सेगमेंट में भी देखिए तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा अवसर है। आखिरी में देखते हैं गोल्डमैन सैक्स ने KPIT टेक पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य का है 840 रुपीज़ का। FY22 से 25 में करीब 29% CAGR ग्रोथ रह सकती है और करंट लेवल से 48% का अपसाइड दिख सकता है। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन के दौरान इन रिपोर्ट्स में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं।